हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी मोहिनी मैम। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का सोशियो पॉइंट चैनल पर। उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इससे पहले वाला पार्ट देख चुके होंगे जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ठीक है, मैंने आपको उसमें इंट्रोडक्शन दिया था कि फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है। ठीक है, और वो समझाया था। और जो कि ये पीएचडी के स्टूडेंट्स जो होते हैं, एनरोल हुए होते हैं नए नए, और उनको बहुत दिक्कत आती है कि हम भाई अपना पीएचडी का टॉपिक कैसे चूज़ करें, है ना। काफ़ी चीज़ें ध्यान में रख के हमें पीएचडी का टॉपिक चूज़ करना होता है। ठीक है, हमारा क्या इंटरेस्ट है, इसके साथ साथ भी काफ़ी चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती हैं, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था आपसे इससे पहले वाले वीडियो में, है ना। इसी को हम रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन या शोध समस्या का सूत्रीकरण कहते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती, कौन कौन से बेसिस होते हैं और इनका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और कुछ गाइडलाइंस जो कि दी गई हैं, तो उन सारी चीज़ों को जानेंगे हम। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन के क्या क्या बेसिस होते हैं। शोध समस्या के सूत्रीकरण के आधारों से हम इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम अब क्या करने जा रहे हैं कि इसमें अब उन बेसिस के बारे में जानते हुए कुछ गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए अगर हम बेसिस की बात करें तो इसमें बेसिस के नाम पे बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने कुछ हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कि उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर ही अपना रिसर्च का टॉपिक या अपने रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपने जैसे अभी आपको नाम बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि ए एल सॉरी आर एल एकॉफ ने द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च बुक लिखी है ना। तो आर एल एकॉफ ने द डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च बुक में इसके बारे में बताया है। ठीक है, इसके अलावा आपको रॉबर्ट किंग मर्टन का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी बताया है। पीवी यंग का नाम सुना होगा, ये सारे फेमस हैं। तो इन सारे लोगों ने बताया है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी इसके बेसिस के बारे में हमें बताया है। ठीक है, तो अभी हम जो गाइडलाइंस देखने जा रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, उसके लिए आर एल एकॉफ की हम गाइडलाइंस देखने जा रहे हैं, जिन्होंने 5 एलिमेंट्स के बारे में बात किया है और कहा है कि अगर आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करने जा रहे हो तो ये 5 एलिमेंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमें रिसर्च प्रॉब्लम के सिलेक्शन में सबसे पहले रिसर्च कंज्यूमर को ध्यान में रखना होगा, शोध उपभोक्ता को। शोध उपभोक्ता या रिसर्च कंज्यूमर कौन होता है? देखिए, रिसर्च कंज्यूमर मतलब होता है कि शोध विषय से प्रभावित जो भी व्यक्ति हैं उन सभी को सहभागी कहा जाता है। ठीक है, सहभागी को हम लोग कहेंगे इंग्लिश में पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो जैसे आप ये टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आपके पार्टिसिपेंट या सहभागी कौन है रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड। वो कोई ग्रामीण हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, छात्र श्रमिक हो सकते हैं, या गंदी बस्ती के निवासी, या कोई अपराधी स्त्री, कुछ कोई भी हो सकता है। तो ये सब पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और ओवरऑल मोटे तौर पर हम कहते हैं कि जो भी लोग प्रभावित होते हैं हमारी रिसर्च से, जो भी जुड़े होते हैं वो सब रिसर्च कंज्यूमर कहलाते हैं। बट जो आपकी रिसर्च के बाद उसके जो आता है आउटकम, उसका यूज़ कर सकते हैं, उनको काम आता है, तो वो रिसर्च कंज्यूमर कहलाएंगे। जैसे कि आपके उद्यमी हो गए, सरकार हो गई, नीति निर्धारक हो गए, मतलब ये एट्सेट्रा, ये जो लोग भी हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके रिसर्च कंज्यूमर में आएंगे, है ना, क्योंकि ये सारे लोग आपकी रिसर्च के बाद जो आउटकम आएगा उसका इनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ना। इसीलिए इन सारे लोगों को ध्यान में रखा जाता है ना, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने से पहले।
कि इन सब के काम आने वाला है कि नहीं आने वाला है। अगर जैसे आप ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना? इनकी अगर प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन कर कर दिया, तो ये भी आपके आउटकम का एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? तो क्या होगा? ये सारे भी रिसर्च कंज्यूमर कहलाएँगे, है ना? और जैसे आपके जो कोई प्रोडक्ट बनाती है कोई कंपनी, ठीक है? तो अगर आपका रिसर्च उससे रिलेटेड है जो उनके काम आएगा, तो वो भी रिसर्च कंज्यूमर कहलाएँगे, जिनको हमने कहा उद्यमी, है ना? तो ये सारे लोग रिसर्च कंज्यूमर में होते हैं। तो हर रिसर्चर को रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने से पहले ये चीज़ देख लेना चाहिए कि वो जो भी रिसर्च करने जा रहा है, उसका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल या दोनों में से कोई एक इम्पोर्टेंस है या नहीं है ना? सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व है कि नहीं है, इसको चेक करें। उसके बाद अपना रिसर्च का प्रॉब्लम सेलेक्ट करें। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्चर या शोधकर्ता के उद्देश्य। तो आरएल एकॉफ कहते हैं कि एक रिसर्चर के ऑब्जेक्टिव्स उसको मतलब डिटरमाइन होने चाहिए, उसका उसने निर्धारण कर लिया हो, है ना? कि वो जो भी उसने अगर जो भी वो सब रिसर्च करना चाहता है, उसके अंदर उसे क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या क्या फाइंड करना चाहता है, वो सब उसे मालूम होना चाहिए। जैसे आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि उसके दिमाग में एक प्लान होना चाहिए अपने पूरे रिसर्च के बारे में, कि वो क्या करेगा, क्या करने वाला है, क्या फाइंड आउट करेगा, कौन सी टेक्निक लगाएगा, कौन से टूल से उसको ये चीज़ मिल सकता है ना? ये सारी चीज़ें उसको पहले से ही प्री डिसाइडेड उसके दिमाग में होनी चाहिए, मतलब प्री डिफाइंड होना चाहिए उसका एम, ठीक है? और सुपरिभाषित अगर हिंदी में कहें तो। अगर एक रिसर्चर अपने टॉपिक को डिसाइड करने के साथ साथ ये नहीं करता है, तो वो डेटा नहीं कलेक्ट कर पाएगा। आगे चल के उसको अपने रिसर्च से रिलेटेड तथ्यों का संकलन करना होता है, तो वो उसको संकलित या कलेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? जब आप लोग सिनॉप्सिस बनाओगे अगर पीएचडी करते हो, तो उसमें भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग डालनी होती है सिनॉप्सिस के अंदर, जिसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य, है ना? तो क्यों डालते हैं सिनॉप्सिस के अंदर? क्या लिखते हैं? अपने जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है उसी के बारे में सब कुछ लिखते हैं, और देखो उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी लिखते हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर हो आपके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? देन नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, अल्टरनेटिव मीन्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य प्राप्ति के वैकल्पिक साधन। देखिए, अल्टरनेटिव मीन्स या वैकल्पिक साधन से मतलब है कि जैसे अगर आप किसी एक सोशल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हो, या किसी चीज़ का सोशल रियलिटी आप जानने जा रहे हो, तो उसको जानने के लिए कौन से टूल्स और टेक्निक्स आप यूज़ करोगे, कौन से उपकरण और प्रविधियों का इस्तेमाल करोगे, इसका आइडिया आपको होना चाहिए, इसकी जानकारी प्रॉपर आपको होनी चाहिए। और उसके भी अल्टरनेटिव्स आपको जब प्रॉपर जानकारी होगी तो पता होंगे, है ना? कि अगर इस एक पर्टिकुलर सोशल रियलिटी को मैं जानना चाहता हूँ, तो इसको क्वेश्चनर मेथड से अगर मैं नहीं फाइंड आउट कर पाऊँ, तो मैं इंटरव्यू ले सकता हूँ। मेरे पास ये एक चॉइस है। मतलब फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, है ना? कि मान लो मैं प्रश्नावली मेरी नई भर के आ पाती है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे जाकर के इंटरव्यू ले पाऊँ, या इस तरीके का कोई भी, है ना? बहुत सारे ऐसे होते हैं, बट एक जो नॉर्मल सा आपको मालूम होगा क्वेश्चनर इंटरव्यू, एक में जिसको हम क्वेश्चंस फिल करके एक सॉरी क्वेश्चंस लिख करके दे देते हैं, लोग उसका आंसर फिल करके हमें देते हैं, है ना? वो क्वेश्चनर होता है, इंटरव्यू तो आप जानते हो, है ना? तो मतलब ये टूल्स और टेक्निक्स आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर एक वर्क नहीं करता है, तो ऐसा ना हो कि आपके पास दूसरा कोई तरीका ही नहीं है चीज़ों को जानने का, समझने का, या किसी समस्या का समाधान करने का, है ना? तो कोई ऐसा टॉपिक मत लीजिए जिसका कोई अल्टरनेटिव ना हो, है ना? आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे मीट करने का अल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए, ठीक है? देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाउट इन रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, विकल्पों के चयन के प्रति संदेह। देखिए, ये जो लास्ट आपको दिख रहा है इस स्क्रीन पे पॉइंट, देखो यहाँ पर तो था ये लास्ट सेकंड में कि आपके पास वैकल्पिक साधन होने चाहिए,
है ना? टूल्स और टेक्निक्स आपके पास अल्टरनेटिव मौजूद होना चाहिए, और यहाँ पर क्या लिखा है, उस अल्टरनेटिव्स की सिलेक्शन के रिगार्डिंग आपके मन में डाउट होना चाहिए, विकल्पों के चयन के प्रति संदेह होना चाहिए। मतलब अगर आप क्या करो कि आप सोचो कि मुझे सिर्फ इंटरव्यू मालूम है, और इंटरव्यू के सहारे मैं अपना डेटा का कलेक्शन कर सकता हूँ। मैं सोसाइटी के अंदर जा कर के वहाँ पे इंटरव्यू लूँगा और मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, आई एम कन्फर्म्ड। अगर आपने ऐसा सोच लिया, फिर वहाँ पे जाके बाय चांस वो फेल हो जाता है, तब क्या करोगे आप? आपका रिसर्च फिर बंद हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि पहले से ही आपको कंफर्म नहीं होना चाहिए, आपको अपने सारे टूल्स और टेक्निक्स को डाउट के नज़रिए से देखना चाहिए कि चलो हो सकता है कि ये फ़ेल हो जाए, और अगर ये फ़ेल हो जाता है तो मैं इसको दूसरा अपना दूसरे पे स्किप कर जाऊंगा, है ना? तो मतलब आपको पहले से ही डाउट, मतलब संदेह की दृष्टि से अपने टूल्स और टेक्निक्स को देखना चाहिए, और उसको वहाँ पर जा कर के अप्लाई करते वक्त भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए क्या मुझे इस टूल और टेक्निक से सच में सही रियलिटी पता चल रही है, या मेरे जो भी मैं ऑब्जेक्टिव्स रखा है मैंने, वो सच में अपने जो है एंड को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? कि ऑब्जेक्टिव्स को। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही अपने पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स रखो, और बिल्कुल कंफर्म मत हो जाओ कि इस अल्टरनेटिव से मेरा काम हो जाएगा, है ना? अगर आप ऐसे डाउट की दृष्टि से चीज़ों को देखोगे, संदेह के निगाह से, तो क्या होगा, कहते हैं कि इसमें रिसर्च में कि ये अगर होता है तो रिसर्चर अपने नेक्स्ट अल्टरनेटिव को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। अगर अगर आपने पहले से ही कंफर्म हो गए तो दूसरे दूसरे को आप नहीं ढूंढोगे, है ना? फिर आपका रिसर्च बंद हो जाएगा, कहने का मतलब ये है ना? फिर आपका लास्ट पॉइंट है नेसेसिटी ऑफ मोर देन वन यूनिवर्स, एक से अधिक समग्र की अनिवार्यता, है ना? तो ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समग्र किसको कहते हैं या यूनिवर्स किसको कहते हैं। देखिए, आप जहाँ पर स्टडी करने जा रहे हो वहाँ की पूरी पॉपुलेशन को आप यूनिवर्स या समग्र कहोगे, है ना? मान लो आप एक पर्टिकुलर एरिया में स्टडी करने जा रहे हो, मान लो आप चारबाग में स्टडी करने जा रहे हो, तो चारबाग की पॉपुलेशन आपके लिए क्या हो जाती है? यूनिवर्स या समग्र हो जाती है ना, फॉर एग्जांपल। और अगर आपने रिसर्च करते वक्त अपना यूनिवर्स डिसाइड कर लिया है, और मान लीजिए उस एक पर्टिकुलर यूनिवर्स से आपको कोऑपरेशन ना मिल रहा हो, लोग कोऑपरेट ना कर रहे हो, तो क्या होगा? तो भी आपकी रिसर्च कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपके पास वो यूनिवर्स भी एक से ज़्यादा पहले से ही होना चाहिए। आपने डिसाइड तो कर लिया मुझे एक जगह स्टडी करनी है, बट उसमें आपको फिर भी अपने लिए अल्टरनेटिव्स रखने पड़ेंगे, विकल्प रखने पड़ेंगे कि एक यूनिवर्स अगर वर्क नहीं करता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरे रिसर्च पे, दूसरे यूनिवर्स पे या समग्र पे स्किप कर सकता हूँ, है ना? तो ये सारी कुछ गाइडलाइंस थी आपकी आरएल एकॉफ ने दी हैं, ठीक है? जिनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, अपना रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन करना है ना? अब हम आते हैं कि शोध समस्या के सूत्रीकरण की आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहले है आपका हेडिंग, द ओरिजिनेटिंग क्वेश्चन। अब ये जो हम पूर्व आवश्यकताएं या आधारभूत आवश्यकताएं हम देखने जा रहे हैं कि शोध समस्या के सूत्रीकरण से पहले हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये आपके रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया गया हुआ है, ठीक है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने 3 पॉइंट्स दिए हैं हमें, ठीक है? जिसमें वो आपका जैसे पहला लिखा हुआ है द ओरिजिनेटिंग क्वेश्चन या मूल प्रश्न, है ना? ये आपके इस प्रश्न से संबंधित है कि अगर ये पता होना चाहिए एक शोधकर्ता को कि जो उसका विषय है, जो उसका टॉपिक है, जो भी उसने चूज़ किया है, उसके कौन से फैक्ट्स को वो जानना चाहता है, कौन से तथ्यों को जानना चाहता है ना? उस इसीलिए इस चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे आपने इमाइल दरखाइम का अगर सोशल फैक्ट पढ़ा हो, तो उन्होंने कहा है सोशल फैक्ट हम सिर्फ उसी को कहेंगे जिसका हम ऑब्जेक्टिव होकर के स्टडी कर सकें, है ना? या जो जिसकी स्टडी है ना,
हाँ, मतलब ऑब्जेक्टिव होकर के स्टडी करेंगे उसे सोशल फैक्ट कहेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा-सा ब्रॉड मीनिंग है ना? रिसर्च का अगर आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, तो इसमें मूल प्रश्न से मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से तथ्य हैं जिनको आप जानना चाहते हो, ठीक है? और वो मीनिंगफुल होने चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि कोई ऐसे फैक्ट्स आप चूज़ कर लो जो रिसर्च करने के योग्य ही ना हो, है ना? जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। ये हमने सोचा अब इस पर रिसर्च करते हैं, तो क्या इस पे रिसर्च हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आपको पहले से ही डिसाइड करना होगा कि आप कौन से तथ्यों को एकत्रित करना चाहते हैं, कौन से फैक्ट्स जानना चाहते हैं, और वो हमारे टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करके वो हम उनको जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे, ठीक है? ये सब पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। और साथ में वो सारे मीनिंगफुल होने चाहिए, है ना? साथ में सोसाइटी से जुड़े हुए होने चाहिए, तो यही सारी चीज़ें हैं, है ना? मतलब उसे पता होना चाहिए कि वो कौन से फैक्ट्स को जानना चाहता है इस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है? और वो सारे फैक्ट ऐसे होने चाहिए कि रिसर्चेबल होने चाहिए, है ना? जिनका अनुसंधान किया जा सके, ठीक है? और वो प्री डिसाइडेड होने चाहिए। और आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हो, द रैशनल ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का तार्किक आधार, है ना? रैशनल ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब है कि कौन से बेसिस हैं प्रॉब्लम के पीछे, है ना? देखिए, अब इसमें ये है कि आपको जो भी सर्च करना है, क्या मतलब आप जिस पर रिसर्च करना चाहते हो, क्या उसकी कोई यूटिलिटी है, क्या उसकी कोई उपयोगिता है ना? और साथ में क्या उसका कोई तार्किक आधार है? ऐसा तो नहीं कि वो तार्किक ना हो, है ना? और वो किसी के काम भी ना आए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च के फॉर्मुलेशन में चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने रिसर्च कर ली और उसका जो भी निष्कर्ष आया, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो। आपका जो भी सिद्धांत आया वो किसी और रिसर्च में काम नहीं आ सकता, या किसी के लिए भी यूज़फुल नहीं है, तो फिर ऐसी रिसर्च का फॉर्मुलेशन, ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो आपकी जो भी समस्या है उसका कोई रैशनल बेस होना चाहिए, रैशनल बेस, ठीक है? तार्किक आधार, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी जो भी आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है टॉपिक का, उसका कोई तार्किक आधार है कि नहीं है, तो आप अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं कि आप जो है, जो भी समस्या का आपने चयन किया है, शोध समस्या का, उसका कारण क्या है? मतलब आप किन तथ्यों को जानना चाहते हो, उसका उद्देश्य क्या है? अगर ये आपको क्लियर है, ये अगर रीज़नेबल है, यूज़फुल है, तो मतलब क्या है कि आपकी समस्या का तार्किक आधार है, ठीक है? अगर ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब वो अतार्किक है। अब ये जो लास्ट पॉइंट जो मर्टिन ने दिया है, द स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग या विशिष्ट बोध, इसमें वो कहते हैं कि आप अपने आप से ये सवाल करिए कि एक विशेष अध्ययन समस्या से संबंधित प्राप्त होने वाले जो तथ्य होंगे, वो सैद्धांतिक या व्यवहारिक दृष्टिकोण से किस सीमा तक तार्किक हो सकते हैं, है ना? किस सीमा तक? तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपका जो मूल प्रश्न था, आपका जो ओरिजिनेटिंग क्वेश्चन था, इसके कई सारे पक्षों पर आपको ध्यान देना होगा, कई सारे पहलुओं पर ध्यान देना होगा, है ना? जितने ज़्यादा पहलू आप ढूंढ सकते हो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि जितने ज़्यादा पहलू आप देखने में समर्थ होगे, और उतनी ही ज़्यादा फिर क्या होगी, आपकी जो रिसर्च होगी उसके आउटकम्स होंगे वो यूटिलिटी फुल होंगे, जिसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होगी, है ना? इसके अलावा आप इसमें ये भी बताओगे कि जैसे कोई आपने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, तो उस एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए, है ना? ताकि जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम हो, वो उसमें किसी चीज़ की कमी ना लगे, है ना? आपको अगर उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, अपने टॉपिक से रिलेटेड पूरी अंडरस्टैंडिंग अगर रहती है, विशिष्ट बोध जिसको कहते हैं,
वो रहता है, अगर आपको पता होता है सारी चीज़ों का कि हाँ, ऐसा तो नहीं, मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की स्टडी कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कि वो स्पेसिफिक जा रहा है और उससे क्या होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि उसको दूसरा फैक्टर भी प्रभावित कर रहा था, है ना। मान लो आपने रिसर्च की श्रमिकों की स्थिति पर, ठीक है। अब आप श्रमिकों की स्थिति को जानना चाहते हो या परिस्थिति को, तो उसमें क्या होगा, आप उनके डेली वेजेस उनको कितना मिलता है, अगर आप सिर्फ इस पे ही फोकस करोगे तो क्या होगा। इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं जो उनके स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है ना। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि नशा वगैरह में करते हो, है ना, शराब वगैरह पीते हो। तो मतलब वो कैसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उससे भी उनका स्टेटस डिसाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब, आपको अपने जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसका हर एक पहलुओं का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, ताकि अगर आप जब रिसर्च कर रहे हो तो कंफ्यूज मत हो, है ना। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि जैसे डेली वेजेस अगर उनको मिलते हैं, कितने मिलते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये भी पता करना होगा कि वो कितने कुशल हैं अपने काम करने में, कितने लोग कितने कुशल हैं कितने नहीं, है ना। मतलब सब कुछ आपको देखना होगा, तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग होती है। चलिए, आइए अब हम लोग देख लेते हैं सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या के सूत्रीकरण के सामाजिक निर्धारक कौन से होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, प्राइमरी इमर्जन ऑफ द प्रॉब्लम थ्रू फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन, अवलोकन द्वारा समस्या की प्रारंभिक जानकारी। इसमें क्या होता है कि आपको पहले ही थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके चीज़ों को पहले ही जान समझ लेना चाहिए अच्छे से, ताकि क्या हो, आपके पास उसकी एक उचित जानकारी मौजूद हो जाए जिसमें भी आप स्टडी करने जा रहे हो। जब आपको उस चीज़ की स्टडी कर लोगे आप प्राइमरी, तो क्या होगा, आप आपको क्या करना है, कैसे करना है ना, किस टॉपिक, उसमें क्या एग्जैक्ट यूनिट आपको डिसाइड करनी है ना टॉपिक लेते वक्त, और उसका कैसे आप डेटा कलेक्ट करोगे, इन सारी चीज़ों का आपको आइडिया अच्छे से हो जाता है ना। और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स भी, है ना, जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एम्स हैं, उनको भी बहुत आराम से डिसाइड कर लोगे अगर आपने अवलोकन कर लिया, है ना, आपने समस्या की प्रारंभिक जानकारी को एकत्रित कर लिया। इसके लिए पायलट सर्वे भी किया जाता है ना, अग्रगामी सर्वेक्षण जिसको कहते हैं, पायलट सर्वे, है ना। वहाँ पर जा करके थोड़ा बहुत, अगर फील्ड वाला काम है तो वहाँ पे जा करके थोड़ा सा देख लेना चाहिए, है ना, चीज़ों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या एम्स रखने हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट, विषय के बारे में उपयोगी साहित्य का अध्ययन। तो आपको ये तो पता है ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, पहले ही सारी चीज़ों को अच्छे से रिव्यू किया जाता है एक बार, है ना। तो क्या होता है, आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाती है और आपको आगे काम करने में इजी होता है ना। आपको टूल्स भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्या टूल्स, टेक्निक्स या क्या उपकरण, प्रविधि लगानी है ना। और क्या क्या चीज़ें पहले से हो चुकी हैं तो वो रिपीट भी नहीं होंगी, है ना। जो चीज़ें पहले से ही अगर सर्वे वगैरह हो चुका है जिस पर, तो आपको वो फिर रिपीट नहीं करना है, वरना आपका वेस्ट हो जाएगा रिसर्च, है ना। रिपीट नहीं करते हैं चीज़ों को। फिर है आपका डिस्कशन विद पर्सनस हैविंग रिच एक्सपीरियंस इन प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी, शोध समस्या का अधिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से विचार विमर्श। आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उससे जुड़े जो अगर लोग हैं, अगर वो आपको रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करने से पहले ही उनसे अगर आप एक बार बातचीत कर लेते हो, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई उस पर रिसर्च कर चुका है, उसने कैसे किया है, वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है। देखिए, ये आपका रिच एक्सपीरियंस्ड वाले लोगों की हेडिंग है ना, तो इसमें वो लोग नहीं आएंगे, है ना। जहाँ पे आप जाकर के स्टडी करने जा रहे हो वो सिर्फ इसी में आएगा, प्रारंभिक जानकारी वाले में, है ना, जो पायलट सर्वे करते हो या प्रारंभिक सर्वेक्षण करते हो, तो वो इसमें आएगा। और इसमें सिर्फ वो लोग आएंगे जिनको पहले से एक्सपीरियंस है, आप जिस भी फील्ड में जाकर के स्टडी करना चाहते हो उसके बारे में, है ना। जैसे प्रोफेसर्स हो गए, या जैसे सोशल वर्कर्स हो गए, उनको पता होगा, है ना, वो लोग पहले से ही अगर उससे जुड़े हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उस पे पहले से ही काम कर रहे हैं या पॉलिसीज़ बना रहे हैं, है ना। तो
उनसे आप, है ना, प्रोफ़ेसर से, इन सब से आप क्या करोगे, जा कर के बातचीत करोगे, क्योंकि इनको ज़्यादा अच्छे से इन सारी चीज़ों की पहले से ही नॉलेज है ना? एक रिसर्चर जब रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करता है तो उसको शुरुआत में कुछ भी नहीं मालूम होता है, उसे इन सारे चीज़ों के थ्रू जानकारी तो कलेक्ट करनी ही होती है। देखो, आप जब ये सारी चीज़ों को सुन रहे हो तो आप जान पा रहे हो ना कि एक रिसर्चर को सबसे पहले तो जिस भी चीज़ में काम करने जा रहा है उसके बारे में पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होगी, और वो फील्ड है तो वहाँ पर जाकर के पायलट सर्वे या प्रारंभिक सर्वेक्षण भी करना होगा, या अग्रगामी सर्वेक्षण, प्रारंभिक या अग्रगामी सर्वेक्षण, है ना? तो वहाँ पे जाकर के चीज़ों को देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, एम्स फिर डिसाइड होंगे आपके कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी स्टडी के, है ना? कैसे आप करना है आपको, क्या क्या चीज़ें उससे फाइंड आउट करनी है, और चीज़ें सच में उससे फाइंड आउट होंगी कि नहीं, उससे लोगों को फ़ायदा होने वाला है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, और पहले से ही उस पर रिसर्च ना हुआ हो, है ना? तो शोध समस्या का सूत्रीकरण का महत्व और सीमाएं देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो देखो, वही है कि अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन वाला स्टेप अच्छे से किया तो आपको पहले से ही अपने टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी ना, है ना? उसको, एक रिसर्चर को पहले से ही सारी चीज़ों की जब नॉलेज हो जाती है अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके अंदर एक तार्किक क्षमता भी आ जाती है ना, एक रैशनल कैपेसिटी आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है आगे, है ना, कि कैसे कैसे क्या करना है, फिर आगे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सारा चीज़ पॉसिबल सूत्रीकरण की वजह से ही हो पाता है, फॉर्मुलेशन। इसके अलावा और क्या फ़ायदा होता है? आपको रिसर्च डिज़ाइन बनाने में, आगे आपको शोध प्रारूप बनाना होता है, प्ररचना, शोध प्रारचना या प्रारूप कहते हैं उसको, वो बनाने में इजी होता है। आपको हाइपोथेसिस बनाने में इजी होता है। आपको प्राकल्पना या उपकल्पना बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही जानकार लोगों से उस विषय में विचार विमर्श कर लिया है, ठीक है। इतना सब होने के बावजूद भी लेकिन हम यही कहेंगे कि ये आसान काम नहीं है कि शोध समस्या का सूत्रीकरण करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम नहीं है, कुछ सीमाएं भी होती हैं, है ना? इसीलिए आपका जो रिसर्च होता है उसमें गाइड अलॉट होता है जो आपको निर्देशित करता है ना? उसके निर्देशन में ही कोई रिसर्च करनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे रिसर्च तो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, है ना? जैसे आज किसी ने कोई टॉपिक चूज़ किया है तो हो सकता है वही टॉपिक किसी और ने भी चूज़ किया हो, तो अभी उसकी भी रिसर्च पूरी नहीं हुई है, आपकी भी नहीं हुई है, तो पता भी नहीं है कि सेम टॉपिक पर कितनी रिसर्चेस हो रही हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होता है ना? कि फिर बहुत सारी एक ही टॉपिक पर रिसर्च हो जाती हैं। इसके अलावा एक सोशल चेंज प्रॉब्लम है ना, कि आपने आज कोई टॉपिक डिसाइड किया, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आ जाए सोसाइटी में, तो आपको चीज़ें चेंज बदलनी पड़ती हैं। इसके अलावा हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हो चीज़ों का, हर चीज़ का, फिर भी आप जब रिसर्च करने गए हो तो वहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो आपको कोऑपरेट ना कर रहे हों, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है ना? वो लोग पता चला उदासीनता दिखा रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं या इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, है ना? आपके सारे क्वेश्चंस का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए उसके पास, फिर एक रिसर्चर के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है ना? फिर भी उसने किया है कि वो अपने दूसरे समग्र का जो है पहले से ही डिसाइड कर लेगा, बट अगर हो सकता है बाई चांस ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सारी चीज़ों के लिमिटेशंस हैं कि रिस्पोंडेंट्स रिस्पॉन्ड ना करें, है ना? उत्तरदाता जो है वो जो है रिस्पॉन्स ना दें, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने जो हाइपोथेसिस बनाई है वो अप्रमाणित सिद्ध हो जाए या इनवैलिड प्रूफ हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे? तो भी बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें दिक्कतों वाली होती हैं, है ना? हाइपोथेसिस या प्राकल्पना क्या होता है? जो आपने अपने ये जो समस्या का फॉर्मूलेशन किया है, रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मूलेशन किया है या समस्या का सूत्रीकरण करने में इतना सारा काम किया है, तो उसके आधार पर आप कुछ अनुमानित निष्कर्ष निकाल लेते हो, है ना? उसी को हम लोग हाइपोथेसिस या प्राकल्पना कहते हैं, और उसी को टेस्ट करते हैं कि हाँ, ये चीज़ सही है कि नहीं, है ना? इस हाइपोथेसिस को हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे, ठीक है?
तो मतलब इनको ही हम वैलिड या इनवैलिड प्रूफ करते हैं। जब एक हाइपोथेसिस इनवैलिड प्रूफ हो जाती है तो हम दूसरी को लेते हैं, है ना? 2-3 बनाते हैं। अगर सोचो सारी ही इनवैलिड हो जाएँगी तो हम रिसर्च किस पर करेंगे? तो ये सारी भी समस्या आती है।